Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। धीरे धीरे मेरा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। आप पता नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरा धीरे धीरे टॉपिक ख़त्म हो रहा है और लास्ट में मैं आप लोगों को पूछूंगा ही क्वेश्चन, ताकि आप क्या कैसे तैयारी कर रहे हैं। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर उस हिसाब से मैं आप तैयारी अगर किए होंगे और कर रहे होंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप सोशल साइंस सब्जेक्ट में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अच्छा नंबर लाकर पास हो सकते हैं। और पास होना सिर्फ नहीं है, अच्छा नंबर लाना है, ताकि आगे जाकर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराकर कंपटीशन की तैयारी में आप या कोई अच्छा नौकरी जॉब लेने के लिए आप अगर ज़्यादा नंबर रहेगा तो आपका ज़्यादा मान होगा और आपको सबसे पहले नौकरी में लिया जाएगा। क्योंकि अब का दौर है कंपटीशन, और कंपटीशन में जिसका ज़्यादा अंक आता है उसी का हर चीज़ में आगे नौकरी या कॉलेज में नाम लिखाते हैं। तो आप अभी से अगर 10 क्लास से अगर अच्छा नंबर लाया, IAS किया अच्छा नंबर आया, तो आपको यही सब देखा जाएगा कि आप मैट्रिक क्लास में कितना नंबर लाए थे, IAS में कितना नंबर आए थे और जॉब में आपको कितना नंबर आया। यही सब को देखते हुए आपको अच्छा नौकरी मिलेगा। तो आप प्रयास कीजिए अच्छे से मेहनत करने का। चलिए तो आज का क्वेश्चन है टर्म 2 पार्ट 17 है। देखिए, एक ताना शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को गरिमा और आजादी बनी रहती है, कैसे? आप सभी इधर ध्यान दीजिए और समझिए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है आपका। एग्जाम के साथ साथ समाज को और देश के लोगों को जानने की ये जरूरत है। क्या है क्वेश्चन आप सभी का है कि बताइए, एक तानाशाही शासन, कौन सा शासन? तानाशाही शासन, जिसको हम दूसरा नाम इसको दे सकते हैं राजतंत्र। ठीक है, राजा का शासन यानी तानाशाही शासन। और लोकतंत्र, तो लोकतंत्र शासन में और तानाशाही शासन में, तो तानाशाही शासन की तुलना में यानी तानाशाही शासन की तुलना यानी तानाशाही शासन एक तरफ रख दीजिए और लोकतंत्र शासन एक तरफ रख लीजिए। तो तानाशाही शासन से ही लोकतंत्र शासन को नागरिक को गरिमा और आजादी बनी रहती है। कैसे बनी रहती है, क्यों बनी रहती है, और तानाशाही शासन सही है या लोकतांत्रिक शासन सही है, इस चीज को हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये सवाल आपका पूछा जा रहा है कि तानाशाही शासन में के तुलना में लोकतांत्रिक शासन कैसा है, नागरिकों को गरिमा और आज़ादी कैसा मिलता है। हम बहुत बार आप लोगों को बताए भी हैं कि लोकतंत्र में जनता का शासन होती है, जनता निर्णय लेती है, जनता जानकारी देती है, जनता जानकारी पूछती है, जनता जिसे चाहे उसे देश के प्रधानमंत्री बना देते हैं, जनता जिसे चाहे राज्य का मुख्यमंत्री बना देते हैं। जनता के ही फैसलों को सुना जाता है, क्योंकि जनता जो भी मंत्री या जो भी शासन चलाते हैं उनको डर रहता है कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे तो हमें कुर्सी से उतरना पड़ सकता है, हटना पड़ सकता है। इसलिए जनता के ऊपर ध्यान में रखा जाता है। लेकिन तानाशाही शासन में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक राजा जो शासन चलाती है उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने ऊपर अपने प्रकार का शासन लगाती है, अपने प्रकार का डिसीजन लेती है और कोई जनता का इज्जत कुछ नहीं करती है, क्योंकि उन्हें डर नहीं रहता है कि हम शासन से उतर जाएंगे। उनको वंश के आधार पर, उन्हें हुकूमत के आधार पर, उन्हें ताकत के आधार पर शासन चलाना रहता है। तो चलिए आइए इसके माध्यम से अभी हम समझ लेते हैं। इधर आप सभी ध्यान दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए, दोबारा समझाया नहीं जाएगा। और जब एक बार आप समझ जाइएगा तो एग्जाम में आराम से अच्छे से लिख लीजिएगा। नहीं समझ पाइएगा तो एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि याद तो होगा नहीं इतना जल्दी आप सभी को। तो ध्यान दीजिए, एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतंत्र शासन में नागरिकों को गरिमा और आज़ादी बनी रहती है। यानी तानाशाही शासन और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा अगर नागरिकों को शक्ति मिलती है, नागरिकों को अधिकार मिलता है, तो लोकतंत्र शासन में ही मिलता है। ठीक है,
लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, स्वतंत्र, कोई किसी को डर भय किसी तरीका से कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र होते हैं और वो निष्पक्ष चुनाव करते हैं, किसी को डर भय के वजह से नहीं। जनता जिसे चाहे, जो व्यक्ति जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं और उसे जिता सकते हैं। चुनाव निष्पक्ष होती है जिसमें जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने शासक को चुन सकता है। जनता जिसको चाहे उसको चुन सकते हैं, कोई इसमें दबाव उबाव नहीं रहता है। लेकिन जबकि तानाशाह शासन में ऐसा नहीं होता है, उसमें जनता का कोई मर्जी नहीं चलती है। लोकतंत्र में नीति व्यवस्था यानी कह रहा है कि तानाशाही शासन में कोई जनता का मर्जी नहीं चलता है कि किसको चुनाव करके जिताना है, किसको क्या करना है, कोई नहीं। लेकिन लोकतंत्र में जनता का निष्पक्ष चुनाव होता है, जनता जिसे चाहे उसे चुन सकती है। ठीक है, आगे आइए। लोकतंत्र में नीति तथा निर्णयों पर खुली बहस होती है। यानी कह रहा है कि लोकतंत्र में नीति या निर्णय या कोई कानून बन जाता है या कोई बात का चर्चा होता है तो इसमें खुली बहस होता है। खुली बहस का मतलब आप जितना सवाल चाहे, जितना उसका जानकारी चाहे उतना जानकारी आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि ये क्यों बना, कैसे बना, क्या है। लेकिन यही चीज तानाशाही शासन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तानाशाही शासन है, वो एक राजा का शासन है, तो वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, आपका वहां चलती नहीं रहेगा। लोकतंत्र में सरकार जो नीतियां लाती है, अगर जनता को ये नीति पसंद नहीं आती तो उसे खुलकर विरोध कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि अगर किसी तरीके से कोई कानून बन जाता है, सरकार को कोई कानून बना देते हैं लोकतंत्र में, और अगर आपको लगता है कि ये कानून गलत है, ये कानून हमारे लिए नहीं है, ये गलत बन गया है, तो सरकार, जनता क्या करती है ना, जनता उसके ऊपर विरोध करती है, खुल के विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं, ये कानून को वापस लिया जाए, ये कानून गलत है। ये अनेक प्रकार के चीजों जनता करती है। यानी ये लोकतंत्र में ही संभव है। लेकिन राजतंत्र यानी तानाशाही शासन में आप जो भी तानाशाही शासन आपको कानून बना दिया हो, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। उसे डर रहता है कि अगर वह जनता के लिए अच्छा काम ना करे तो उसे हो सकता है अगले चुनाव में जनता उसे वोट नहीं करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक शासन जो बनता है, जो सरकार बनती है, उन्हें डर रहता है कि हम अगर अभी अच्छे तरीके से अगर काम नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अगले 5 साल के चुनाव में भी हमें हरा देगा लोग। इसलिए वो डर कर अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं और ऐसा काम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें ताकि जनता हमारे ऊपर क्या हो, हमें पसंद करे और दोबारा हमें उसी कुर्सी पे बैठाए। तो जो लोकतंत्र शासन होता है वो जनता पे ध्यान देती है। लेकिन तानाशाही शासन कोई मतलब नहीं, किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हटा ही नहीं सकता है तानाशाही शासन में, है ना। इसलिए लोकतंत्र सबसे अच्छा बेहतर शासन तानाशाही शासन से बेहतर बताया गया है। अगले चुनाव जनता फिर से सत्ता में बैठने का मौका ना दे, जबकि तानाशाही शासन में इस प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। बात को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, यानी एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतंत्र शासन कितना अच्छा है, नागरिकों को गरिमा और आज़ादी कैसे मिलती है। आप लोग को हम बता दिए। आपसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, उसको हम थोड़ा सा आप सभी को समझा दे रहे हैं कि तानाशाही शासन और लोकतंत्र शासन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको आप आराम से बता सकते हैं कि लोकतंत्र शासन में जनता निष्पक्ष, आप सभी को पता है, अंतर स्पष्ट करने के लिए बता सकते हैं। तो लोकतंत्र शासन में जनता निष्पक्ष चुनाव करती है और आपका तानाशाही शासन में जनता का कोई हक नहीं रहता है। लोकतंत्र में आप सभी को पता है कि जनता अपने इच्छा अनुसार सरकार बनाती है, सरकार चुनती है। लेकिन तानाशाही शासन में सरकार अपने जनता अपने अनुसार नहीं चुन सकते हैं। जो चाहे तानाशाही शासन वो कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्या बताए थे कि जो सरकार लोकतंत्र शासन में जो नीतियां लाती है, जो कानून बनाती है, उसमें अगर गलत कानून बन जाए तो जनता उसे बहस कर सकते हैं, उसे विरोध कर सकते हैं, उसे खुले आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन तानाशाही शासन में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो तानाशाही शासन आपको बना दिया बस उसी को बना हुआ रहेगा, ठीक है। और आगे क्या है कि अगर और जो लोकतंत्र है शासन, उसे डर रहता है कि ऐसा नहीं कि अगर हम जनता के ऊपर अगर अच्छा काम नहीं किए तो ऐसा नहीं है कि हमें बाद में वो हटा दे, है ना। इसलिए लोकतंत्र शासन चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, उसे डर रहता है। लेकिन तानाशाही शासन में कोई डर नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है कि हमें हटाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र शासन आपका तानाशाही शासन से अच्छा है और जनता के लिए है। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, भारतीय कृषि और वैश्वीकरण के प्रभावों पर वर्णन करें। यानी भारतीय कृषि और जो वैश्वीकरण है उसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि और वैश्वीकरण पड़ने वाला प्रभाव, भारतीय कृषि जो भारत में जो कृषि होता है वो और वैश्वीकरण, इस पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, भारत में निर्वाह कृषि के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि सिर्फ खेती करते हैं, है ना, अपने उत्पादन के लिए, अपने चीज़ों के लिए, अपने खाने पीने रखने के लिए, उसे हम निर्वाह कृषि करते हैं, जो कि छोटा मोटा भूमि पर ही करते हैं। तो भारत में निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि तेजी से विकास हो रहा है। हमारे देश में अपना यूज करने के साथ साथ, अपना खाने पीने के साथ साथ देश में विकास करने का, विकास का मतलब है अपना आर्थिक इनकम लाने का लिए सबसे ज्यादा लोग किसान करना शुरू कर दिए हैं, खेती करना शुरू कर दिए हैं किसान। आज भारतीय कृषि का तेजी से विकास हुआ है। आज भारतीय किसान उसी फसल को उत्पादन पर बल देते हैं जिससे उसे अधिक रुपया मिल सके। देखे होंगे आप कि भारत के जो भी किसान है वो सबसे ज्यादा उसी फसल को उगाते हैं जिससे उसे पता रहता है कि हमें आने वाला समय में पैसा ज्यादा मिले, अधिक पैसा हो, उसी फसल को उगाने का काम किसान करते हैं, ठीक ना। दूसरा, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों तथा नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा है, जिससे फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। कह रहा है कि आपका कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि ज्यादा खेती करने के लिए तकनीक को बढ़ाया गया है ना, और आधुनिक कृषि किया जा रहा है जिससे फसल ज्यादा वृद्धि हो सके, ठीक है। यानी ज्यादा उत्पादन हो, इसलिए कृषि नए तकनीक और आपका आधुनिक कृषि का उत्पादन करना लोग शुरू कर दिए। आपका है तीसरा, वैश्वीकरण से भारत के कई कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के वजह से भारत में जो आपका निर्यात में वृद्धि हुआ है, कृषि के निर्यात में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी बढ़ा है। चौथा आपका है, उत्तम बीजों को प्रयोग से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ गई है। यानी अच्छा बीज लगाने से, अच्छा बीज का प्रयोग करने से जो उत्पादन का जो वृद्धि है वो मतलब उत्पादन करने का जो कृषि का उत्पाद जो हो रहा है वो वृद्धि हो गया है, मैंने बढ़ गया है, क्योंकि उत्तम बीज यानी अच्छा बीज लगाना लोग शुरू कर दिया, इसलिए कृषि में और उत्पादन बढ़ गया है। अतः किसान को अपने उत्पादन का पहले से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। यानी कह रहा है कि जो किसान लोग हैं उसे अधिक मूल्य अब मिलने लगा है, क्योंकि अच्छे भी खेती करना शुरू कर दिए हैं, बीज का उपयोग अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका उत्पादन में भी वृद्धि हो रहा है और मूल्य यानी पैसा में भी उनका वृद्धि हो रहा है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भारतीय कृषि क्या है। भारतीय कृषि और वैश्वीकरण के प्रभाव को बताइए। तो भारतीय कृषि और वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण पड़ने पर प्रभाव, तो जो पहले भारत में निर्वाह कृषि करते थे यानी अपने लिए सिर्फ खेती करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि साथ साथ विकास करने के लिए, अपना इनकम ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज़्यादा खेती कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट में आपको दिया हुआ था कि ऐसे खेती लोग कर रहे हैं जिससे पैसा ज़्यादा मिल सके, उत्पादन ज़्यादा बढ़ सके, तो इसलिए इस तरीका से खेती किया जा रहा है। वैश्वीकरण से प्रभाव, भारत का कई कृषि उत्पाद में निर्यात में वृद्धि हुई है, यानी बहुत ज़्यादा लोग खेती करना शुरू कर दिए हैं।
चौथा लास्ट है कि उत्तम बीजों का प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, यानी ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। यानी पहले सिर्फ अपना चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए लोग अपना भरण पोषण करने के लिए लोग खेती करते थे, लेकिन अब उससे ज़्यादा खेती कर रहे हैं और जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसमें ज़्यादा मूल्य मिलेगा, है ना, उस चीज़ को ज़्यादा खेती कर रहे हैं। तो बस आप लोगों को आज इतना ही, इसे ध्यान से पूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिए और जो भी जो नहीं देखे हैं वो 1 से लेकर आपका 16 तक दिया हुआ, आज 17 है, आप उसे पढ़कर अच्छे से समझकर तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्जाम में आएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.